हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे टेंस और चलिए उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डू, हैव और बी। और बी का मैंने फॉर्म बताया था। पहला इज, एम, आर, दूसरा वाज या वर्ब, तो और तीसरा मैंने बताया था बी। जहां भी वर्ब की पहली फॉर्म आती है वो आपकी प्रेजेंट कहलाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट और वर्ब की तीसरी फॉर्म आपकी प्रेजेंट होगी। ठीक है। और जहां भी बी प्लस में आईएनजी आएगा वो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस, और जहां पर आईएनजी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? कंटीन्यूअस कहलाएगा। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से वॉच कर लीजिएगा। आज हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा बता दिया था। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे लिखकर बता भी दिया था, तो आज हम शुरुआत से अंत तक पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए यहां पर हम लिखते हैं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। बात करें स्ट्रक्चर की, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट यहां पर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। और नोट डाउन में हम ये लिख सकते हैं कि जहां भी सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, क्या रहेगा? एक वचन रहेगा, वहां पर हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और जहां पर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की पहली फॉर्म की प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यदि बात करें स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है राम विद्यालय जाता है। क्या लिखा है? राम विद्यालय जाता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो देखिए अंत में क्या आया है? ता और है। यहां पर मैंने लिखवाया है ता है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यदि इसी को हम यहां पे चेंज करके लिख देते हैं, जाता था, राम विद्यालय जाता था, जाता था, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे था आ गया है, तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? जाता है, जाता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका राम है, तो राम को हम क्या लिखेंगे? राम। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस लगाना है, तो वर्ब हमारा हो जाएगा जाना, तो यहाँ पे हमने गो लिख दिया। अब हमें यह देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या नहीं है। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो एस या ईएस लगाएंगे, तो यानी गो में हम यहां पर क्या लिख देंगे? ईएस जोड़ देंगे, तो राम गोज टू स्कूल। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है,
हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या है सब्जेक्ट, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा वी, और वी हमारा क्या है, वी हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब हमारा कौन सा हो जाएगा पढ़ते, तो वी रीड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने बताया है। तो नोट डाउन करके एक चीज और लिख लीजिए, आई वी यू और दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे। किसका, वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ तो करेंगे ही, और इनके साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आया था, तो हम का अंग्रेजी क्या होता है वी, तो वी के साथ मैंने बता दिया वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर पहली फॉर्म यूज किया है, न कि यहाँ पर हम एस या एस जोड़ेंगे। यदि एस या एस यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस हम नहीं लगाएंगे, तो वी रीड इंग्लिश, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वे कक्षा में अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वे का क्या होता है दे, और आपको ये पता लग गया है कि दे के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, ये आपका वर्ब हो गया, तो दे रीड, दे रीड। उसके बाद इंग्लिश, दे रीड इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास, ये आपका आंसर हो जाएगा। दे के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म। चलिए आगे बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इसमें हमेशा बीच में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह कभी भी पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, ऐसे वाक्य आपको नेगेटिव सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज आएगा, उसके बाद इसमें नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। यदि निगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म की यूज की जाएगी। यहाँ पे एस या एस ऐड नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डू डज आ गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह भोजन नहीं पकाती है, वह भोजन नहीं पकाती है, ये आपका ट्रांसलेशन है। तो यहां पर क्या सब्जेक्ट आपको दिख गया वह,
तो यहाँ पे हम सी लगाएंगे, ना कि ही लगाएंगे, क्योंकि पकाती है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे, तो सी। और देखिए डू या तो डज, डू लगाएं या डज लगाएं, इस बात का कंफ्यूजन है, तो नोट डाउन करके नीचे लिख लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वहां पे डज का प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन है आपका सब्जेक्ट तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सी आपका क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, ये आपका एक वचन है, तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का, तो सी डज। उसके बाद किसका, नॉट। फिर यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म, तो यहाँ पे पकाना हो जाएगा, इसका क्या होगा, कुक द फूड, बचा क्या है, भोजन, कुक द फूड, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप यदि स्ट्रक्चर को यदि याद रखते हैं तो ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन शायद आप सभी बना सकते हैं, मेरे पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई फादर, क्या लिखेंगे, माई फादर। अब यहाँ पे फादर यहाँ पर यूज आया है, तो यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा, तो उम्मीद करते हैं पता हो गया होगा, डज लगेगा, क्योंकि एक वचन है, तो माई फादर डज। सारा स्ट्रक्चर से ही खेल है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिख दिया माई फादर, डू या डज में से मैंने डज लगा दिया क्योंकि एक वचन है। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो माई फादर डज नॉट। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो पहली फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, जाना के क्या होता है, गो, गो टू ऑफिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि क्लियर निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए हर टेंस में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ना पड़ेगा, तो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया है, तो अब हम इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसलेशन है यानी सेंटेंस है उसकी शुरुआत हमेशा क्या से होगी, और कोई कोई आपका जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, ये आपका बीच में देखने को मिल सकता है। तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव में यदि नहीं आता है यानी नॉट का यूज नहीं आता है, तो सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और नॉट को हम हटा देंगे। ठीक है, या तो कहिए हम यहां लिख देते हैं डू या तो डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब मैंने अलग अलग कर दिया है, यानी ये अफर्मेटिव का हो जाएगा और ये आपका निगेटिव का हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तहत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं लिखता हूं क्या माताजी खाना पकाती है, क्या माताजी खाना पकाती हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो देखिए मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होगी, तो यहां पर शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है ना। ठीक है, तो इसका हमें बनाने के लिए रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका निगेटिव वाला है। और दूसरा क्या है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव वाला है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या माताजी खाना पकाती हैं, तो ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, तो ये अफर्मेटिव है।
क्या है, अफर्मेटिव, क्योंकि कहीं पर भी नॉट का यूज इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। तो माता जी एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो सबसे पहले डू या डज में से कोई एक लगाना है, तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। यानी इस क्या से हमें कोई मतलब है नहीं, आप कॉपी में मत काट दीजिएगा, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे किया हुआ है। इस क्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में से डू या डज से करेंगे, तो डज से मैंने लिख दिया है क्योंकि एक वचन है। तो डज, सब्जेक्ट क्या है, माता जी, तो डज मदर। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो पकाने का क्या होता है, कुक, तो कुक। बचा क्या है, खाना, तो कुक द फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, वरना आपका ये जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक निगेटिव वाला देख लेते हैं, सेम यही लिख लेते हैं, क्या माता जी खाना नहीं पकाती हैं। सेम ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, बस यहाँ पे मैंने निगेटिव कर दिया है। तो इसमें भी क्या से हमें कोई मतलब है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। और डज क्यों लिखेंगे, क्योंकि माता जी हमेशा एक वचन है, ना कि बहुवचन, और एक वचन के लिए हम हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। तो डज मदर। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है, डज मदर नॉट। उसके बाद कुक द फूड। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप सभी दोबारा देखेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, वरना आप सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक और स्ट्रक्चर है, उसको देख लीजिए, उसके बाद आपका ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर, उसको देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, प्लस में डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा, वरना मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं अलग अलग अब स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, ठीक है। यदि नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लीजिएगा, यदि नॉट का प्रयोग नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा लीजिएगा, ठीक है, वरना ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूं, क्या माता जी खाना क्यों पकाती है, माता जी खाना क्यों पकाती है, ठीक है। यानी जो दूसरा वाला मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ना, यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी इसमें जो क्या, क्यों, कैसे, कब है, वो आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी शुरुआत में आपको नहीं मिलेगा, बीच में कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, यानी जिसकी शुरुआत डू या डज से होती है, इसका मतलब यानी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होगी। यदि स्ट्रक्चर में मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है और डू डज बाद में लिखा है, तो यानी क्या, क्यों, कैसे, कब बीच में आएगा। इतना आप सभी ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, और क्वेश्चन वर्ड आपका ये है, क्या है, ये वाला है, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे आगे है। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई। उसके बाद डू या डज लगाना है, तो इसमें से कोई एक लगाएंगे। और माता जी हमारा क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो ये एक वचन है, तो वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, मदर। उसके बाद नॉट, यहां पर कहीं भी नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो नॉट को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म कुक होता है, द फूड। आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। माता जी खाना क्यों पकाती हैं, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको मैंने सबसे पहले लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड ही लिखा है, तो वाई। उसके बाद डू या डज लगाना है, तो मैंने डज लगाया क्योंकि
कि माता जी एक वचन है, तो डज मदर, पकाना का होता है कुक, मैंने वर्ब की पहली फॉर्म लिख दी, द फूड। बस इतना हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वरना आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं यदि आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।